हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ये 2016 से लेकर के 2020 तक में लास्ट 5 ईयर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लास्ट 5 ईयर आपको पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपसे किस तरीके से क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलरेडी वीडियो कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जोवेरियन का क्या अर्थ होता है। जोवेरियन का मतलब बताना है आप लोगों को। आपके ऑप्शन दे रखे थे इटली का राजनीतिक एकीकरण, द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या जर्मन राज्यों की सीमा शुल्क संघ, कस्टम यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट, या कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी ऑफ जर्मन स्टेट अंडर द पर्शियन मोनार्क, या पर्शिया राजशाही के तहत जर्मन राज्यों की संवैधानिक एकता, या बिस्मार्क पॉलिटिकल फिलॉसफी, या बिस्मार्क राजनीतिक दर्शन। तो बताइए जोवेरियन का क्या अर्थ होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आंसर देते रहिए क्योंकि अब आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख बहुत ही पास है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपको मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी देने ही चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जोवेरियन का मतलब होता है जर्मन राज्यों के सीमा शुल्क संघ, द कस्टम यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में और देखेंगे तो जोवेरियन क्या होता है, और जर्मन कस्टम ये एक यूनियन है, वॉज अ कोएलिशन ऑफ जर्मन स्टेट फॉर्म टू मैनेज टैरिफ एंड इकोनॉमिक पॉलिसी विद इन देयर टेरिटरीज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जोवेरियन का मतलब क्या है, जो जर्मन के राज्य की सीमा का एक ये क्या है, एक कस्टम है, एक शुल्क संघ है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने स्टेट फॉर्म के ये लोग मैनेज क्या करते थे, जितना भी टैरिफ और इकोनॉमिक पॉलिसी होती थी अपने टेरिटरीज के अंदर अंदर इसको क्या करते थे, मैनेज करते थे। ऑर्गेनाइज्ड बाय द, तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है ये कि ये कब ऑर्गेनाइज हुई थी ये ट्रिटी। जोवेरियन की जो ट्रिटी ऑर्गेनाइज की गई थी वो कब हुई थी, 1833 में। और अगर फॉर्मली स्टार्टेड अगर डेट देखा जाए तो वो 1 जनवरी 1834 में। तो ये याद रखना, ये इसकी ये जो ट्रीटीज़ है ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 1834 में ये स्टार्ट हुई थी, जबकि इट्स फाउंडेशन हैज़ बीन डेवलप्ड इन 1818। लेकिन इसका जो फाउंडेशन है वो कब डेवलप हुआ था, 1818 में ही हो गया था, विद द क्रिएशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ कस्टम यूनियन अमंग द जर्मन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इन लोगों ने किसके साथ, 1818 में जब इसका डेवलपमेंट हुआ था तो बहुत से कस्टम्स के साथ, वेराइटीज़ के साथ ये क्या हो गया था, जर्मन स्टेट ये क्रिएट हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द टर्म रिस आर्ग्यूमेंटो स्टूड फॉर। तो रिसोमैगोन्टी यहाँ पे आपका शब्द कार्ड बताना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो पूरी कोशिश करना आप लोगों को टर्म सारी याद करके जानी है। ठीक है, तो रिसोग्रीमेटो शब्द का अर्थ क्या होता है, आपके ऑप्शन थे गार्बेडिया आइडिया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पियाडोमेंट, या कल्चरल रीअवेकनिंग, या इकोनॉमिक यूनियन ऑफ इटालियन स्टेट। तो जो टर्म है रिस आर्ग्यूमेंटो, तो इसका मतलब क्या होता है, कल्चरल रीअवेकनिंग, संस्कृत का जागरण करना, किसको क्या बोलते हैं, रिस आर्ग्यूमेंटो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफर हिल की किताब जो थी द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। याद रखना, पहले तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर एक बनता है कि क्रिस्टोफर हिल ने कौन सी बुक लिखी थी, द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। तो ये पॉइंट ज़रूर याद कर लो, नोट डाउन कर लो। तो ये जो बुक है इसमें इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताई है, किस चीज़ में हम इस बुक के अंदर पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन में दे रखा था नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, या रेडिकल सेक्ट जो इंडियन सिविल वॉर के दौरान ये चीज़ पढ़ते हैं, या रॉब्सपियर की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, या जेम्स मिल की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम इसमें जो क्रिस्टोफर हिल की जो ये बुक है द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, इसके हम अंदर रेडिकल सेक्ट पढ़ते हैं। अंग्रेजों नागरिक युद्ध के दौरान जो कट्टरपंथी संप्रदाय का अध्ययन हुआ था, हम ये चीज़ इसमें पढ़ते हैं। अगर हम इसमें और भी बातें जानेंगे तो क्रिस्टोफर हिल एक क्या है, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। इन द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन इन्होंने बुक लिखी थी, और इन्होंने एग्जामिन क्या किया था, व्हाट
ही कॉल्ड द रिवोल्ट विद इन द रेवोल्यूशन। तो इसमें उन्होंने जांच की उन्होंने क्रांति के भीतर जो विद्रोह उन्हें कहा गया 1640 से लेकर के 1660 तक 20 साल की अवधि, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी समाज के जो निचले 50% लोगों ने के जो विचार हैं उसमें जो उन्होंने प्रिंट किया और जो कार्रवाई के अभूतपूर्व स्वतंत्रता को आनंद लिया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इन 20 सालों में 1660 से लेकर के 1640 तक यहाँ पे 50% जो इंग्लिश की सोसाइटी ने क्या एंजॉयमेंट किया था, जो उनकी थॉट है, जो उनके प्रिंट और एक्शन है, इन पे फ्रीडम थी, ठीक है, फ्री थे ये लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डेट याद रखनी है आप लोगों को और इनकी बुक का नाम और इस बुक में इन्होंने किस चीज़ की स्टडी करी थी, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये क्या थे, ये पॉइंट भी याद रखना कि ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकार थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज़ रिटन द नेशन एंड इट फ्रेगमेंटेंस। निम्नलिखित में से कौन से वो इतिहासकार थे जिसने नेशन और उसकी फ्रेगमेंटेशन ये बुक लिखी थी। आपके ऑप्शन थे एरिक फॉर्नर ने, कार्लो गिंगबर्ग ने, माइकल फॉकेल ने या पार्थे चटर्जी ने। तो द नेशन एंड फ्रेगमेंटेशन जो बुक लिखी थी वो लिखी थी पार्थे चटर्जी ने। तो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर याद कर लो। एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री के स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अभी से इसको रिवाइज करना शुरू कर दो। जितने भी बुक्स ऑथर हो, जहाँ जहाँ से पढ़ सकते हो सब पढ़ लो और जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है, इसका जो भारत की जनगणना की शुरुआत किसने की थी, मतलब कब हुई थी। तो उसमें हमने क्या तो किसने किया था, तो हैज़ बीन एनालाइज्ड बाय बर्नेल कॉन, विलियम हिके, रामनारायण रावत या बिपिन चंद्र। तो जो भारत की जनगणना की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, बर्नेल कॉन द्वारा ये विश्लेषण किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है कि न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है। कम न्यू जो नव उपनिवेशद होता है इसका मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं वेस्टर्न इम्पीरियलिस्ट डोमिनेशन इन द इंटर वॉर पीरियड, जो अंतर युद्ध काल में पश्चिमी साम्राज्यवादी हुआ था वो, या अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म दैट इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, जो आर्थिक समाजवादी का एक रूप है जिसे प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण की अनुपस्थिति से चिन्हित किया गया था, या वेस्टर्न इंपीरियल कंट्रोल दैट सीक टू कैप्चर द मार्केट एंड रॉ मटेरियल इन द कॉलोनीज, या जो पश्चिम साम्राज्यवादी से जितने भी जो मार्केट एंड रॉ मटेरियल को कॉलोनी से जो कैप्चर कर लिया था, कब्जा करना चाहते थे। लास्ट है इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का साम्राज्यवाद। तो बताइए न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका नव उपनिवेशक का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म दैट इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, जो आर्थिक साम्राज्यवाद का एक रूप है जिसे प्रत्यक्ष राजनीति क्या करता है, कंट्रोल, अपनी नियंत्रण की अनुपस्थिति क्या करता है, यहाँ पर इसको चिन्हित करता है, मार्क करता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लीडो स्टिलवेल जो रोड है ये बिल्ड की गई थी असम और चाइना, बुर्मा वॉज कंस्ट्रक्शन, तो किसके दौरान। तो बर्मा के रास्ते में जो असम को चीन से जोड़ने के लिए जो ये सड़क का जो निर्माण किया था किस दौरान किया गया था, सेकेंड एंग्लो बुर्नीस वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, थर्ड एंग्लो बुर्नीस वॉर के दौरान या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है। तो अगर आपने साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन में रखा है कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, जो बुर्मा के रास्ते में असम को चीन से जोड़ने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, बर्नी लैडो स्टिलवेल की सड़क का निर्माण किया था। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की आर्मी, यूएस की आर्मी ने किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टिलवेल रोड पर अमेरिका द्वारा निर्मित सेना के ट्रैक, अमेरिका सेना की जो इंजीनियरिंग थे, ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, वो बनाया था। कब बनाया था ये, 1942 में। याद रखना ये सड़क कब बनी थी, 1942 में। लेडो असम और अब अरुणाचल प्रदेश भारत में जिसे हम जानते हैं, और मोमांग यानी बुर्मा के ये रेड हेल्स को जोड़ने के लिए राजमार्ग का निर्माण शुरू किया गया था उस समय। और जो चाइना के जो सैनिक ने बाद में इसकी क्या किया था, परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में उनकी मदद की थी। चाइनीज़ के लोगों ने, जो चाइनीज़ की जो सेना है, बाद में इस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया था, उन लोगों की
मदद की थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द ओनली लोकेशन ऑफिशियली ओपन टू फॉरेन ट्रेडर इन चाइना टिल द फर्स्ट अफीम वॉर। जो पहला आप लोगों का अफीम युद्ध हुआ था वो चाइना के जो विदेशी व्यापारी के लिए हुआ था। आधिकारिक रूप से खुला एकमात्र स्थान कौन सा था? तो आपका राइट आंसर है कैंटन, ऑप्शन नंबर ए। तो कैंटन वो रास्ता था, स्थान था। कैंटन सिस्टम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो वो व्यापार पैटर्न जो किसके बीच में था? चाइनीज़ के बीच में और फॉरेन के जो मर्चेंट है, विदेशी के जो व्यापारी थे, इन्होंने इनके बीच में विकसित हुआ था। कब हुआ था? तो पहला आप लोगों को याद रखना, जो पहला अफीम वॉर हुआ था वो 1839 से लेकर के 1842 में हुआ था। किसके बीच में? ब्रिटेन और चाइना के बीच में। बात याद रखना है कि पहला अफीम का वॉर ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ था 1839 से लेकर के 1842 के बीच में। ठीक है। कौन सा स्थान वहाँ पर उस समय खुला था? तो वो था कैंटन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है आपको ज्यूरिख के जो आप लोगों का ज्यूरिख के स्विस परिसंघ में धार्मिक सुधार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो आपका ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुआ था, स्विस कॉन्फेडरेशन ऑफ ज्यूरिख वाज लेड बाय, आपके ऑप्शन है नताली जेमन डेविस के द्वारा, उर्ली जिंगली के द्वारा, जॉन हुर्जिंगा के द्वारा या जॉन कैवलिन के द्वारा। तो ज्यूरिख के जो ये स्विस आप लोगों का परिसंघ के जो धार्मिक सुधार का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा? तो वो हुआ था उर्ली जिंगली के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम यूरोप के संदर्भ में मनुष्य और मनुष्य के बीच जो निर्भरता के संबंध के जो तर्क दिया गया था, जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, टाइज ऑफ डिपेंडेंट बिटवीन मैन एंड मैन, ये जो वेस्टर्न यूरोप में ये किसने किया था? ये बात किसने आर्ग्यूमेंट की थी? आपके ऑप्शन थे एच.जे. बटरफील्ड, माइकल फौकॉल्ट, मार्क ब्लॉक या एम.एस. एंडरसन। तो स्टूडेंट में जब तक क्वेश्चन रीड अप करते हैं आपको पूरी कोशिश करनी है क्वेश्चन का आंसर दो। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही पास है तो आप लोग पूरी कोशिश क्या करो कि क्लास में जितने भी मैं एमसीक्यूज कराती हूँ, क्वेश्चंस कराती हूँ, आपको साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो, सब आंसर दो, सब के सब। बेशक आपका गलत ही हो जाए लेकिन आपको कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका जो ऑनलाइन है, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम जो होगा एंट्रेंस का वो ऑनलाइन होने वाला है तो कंप्यूटर बेस पे क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को तैयारियां होनी चाहिए आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फौकॉल्ट। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जो एम.एस. पोस्टन है और एच.जे. हाबुक है, ठीक है, हबाकुक है, इन्होंने क्या किस चीज़ पे डिस्कस किया था? क्या थे ये दोनों? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक मॉडल। तो इन्होंने डेमोग्राफिक मॉडल पे इन्होंने चर्चा की थी कि डेमोग्राफिक क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उस पर डिस्कस किया था। या इन्होंने एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबैलिटी एंड एब्सोल्यूटली स्टेट स्ट्रक्चर, या इन्होंने जो बड़प्पन और निरंकुश राज्य संरचना के महत्व पर जोर दिया था, या इन्होंने रशियन की जो पीजेंट हैं उनके बारे में लिखा था, जो रशियन के जो किसान पर की बातें लिखी थी, या इन्होंने कमर्शियलाइजेशन मॉडल पे उन्होंने डिस्कस किया था, उनको महत्व दी थी। तो एम.एम. पोस्टन और एच.जे. हाबुक है, इन्होंने क्या किया था? डेमोग्राफिक मॉडल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है। तो जनसंख्या एक मॉडल के महत्व पर इन्होंने चर्चा की थी। तो राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरी कोशिश करो यहाँ पे जितने भी आपके पास राइटर्स, ऑथर देख रहे हो, स्टोरियंस देख रहे हो, इन सबको पकड़ में बनाओ। ठीक है। क्योंकि अब आप लोग डीयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी ऑथर्स, राइटर्स, हिस्टोरियंस, किसने कौन सी बातें बोली, किसने क्या कहा, वो सब कुछ करके जाओ और बुक एंड ऑथर को याद कर लो और कुछ किस बुक में किससे रिलेटेड बात बोली गई ये सब कुछ कर लो। ठीक है। बाकी आप बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट दोबारा जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारी वीडियोस में जितने बुक्स ऑथर है सबको करो, टेस्ट दो। ठीक है। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस चैनल पे बने रहोगे, तो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। आज की क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके। ऐसे ही चैनल पे बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सबको ज्वाइन करवाओ। ठीक है। ताकि सबकी हेल्प हो और इसी तरीके से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी से तैयारियां करो, जितना हो सके मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो अपने आप, तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।